तैमूर लंग के आक्रमण, लूट और कत्लेआम के बाद दिल्ली बर्बाद हो चुकी थी। तैमूर लंग के डर से दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद खुद गुजरात में जाकर छुप गया था। इस लूट ने तुगलक वंश को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, वापस जाने से पहले तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। खिज्र खां की नज़र दिल्ली पर भी थी, लेकिन 1405 में जब नसीरुद्दीन महमूद गुजरात से वापस दिल्ली आया तो वह पीछे हट गया। लेकिन 1412 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सैयद वंश कहा गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाना ना पड़े। मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। और अगर कोई टॉपिक इसमें रह भी गया है तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में उसे डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में तैमूर लंग की क्रूरता के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है कि कैसे उसने पूरे भारत में कत्लेआम मचाया और कैसे उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, देश में लाखों लोगों का कत्ल करके और लूटपाट मचाकर तैमूर लंग 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी को पार करके भारत से अपने देश लौट गया। लेकिन वापस जाने से पहले तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन खिज्र खां ने दिल्ली पर भी अपनी नज़र बनाए रखी। लेकिन जब 1405 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद वापस दिल्ली आया तो वह पीछे हट गया, लेकिन उसने अपनी सूबेदारी अपने क्षेत्र पर बनाए रखी। दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद ने 1412 तक शासन किया। 1412 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसने पहले से कोई तुगलक वंश का उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए दिल्ली में चिंता की स्थिति पैदा हो गई और इस समय के लिए दौलत खां लोधी को दिल्ली की सत्ता सौंपी गई। दोस्तों, लेकिन खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण करके दौलत खां लोधी से दिल्ली छीन ली और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सैयद वंश कहा गया। दोस्तों, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रियात आला की उपाधि ली, जिसका मतलब होता है जागीरदार, क्योंकि वो खुद को तैमूर के अधीन मानता था। और तैमूर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा, जो कि तैमूर का नाती था, वो अपने आप को इसके अधीन मानता था। दोस्तों, इसके शासनकाल में पंजाब, लाहौर और मुल्तान वापस से सल्तनत के अधीन हो गए थे। दोस्तों, अपने समय में खिज्र खां ने कटेहर, इटावा, खोर, चालेसर, बयान, मेवात, बंदायूं आदि में विद्रोह को दबाया था। दोस्तों, इस काम में उसके राजभक्त मंत्री ताजुल मुल्क ने उसकी बहुत सेवा की। अपने इस अभियान के दौरान ही 13 जनवरी 1421 को ताजुल मुल्क और 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। दोस्तों, खिज्र खां सारी उम्र रियात आला के नाम से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मुबारक शाह अमीरों और सरदारों के सर्वसहमति से दिल्ली का अगला सुल्तान बना। वह पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीरों का होने का उल्लेख मिलता है। अपने 13 वर्ष के शासनकाल में उसने मेवात, कटेहर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाइयाँ की, लेकिन वह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी किताब तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है कि मुबारक शाह का काल अशांति और विद्रोह का काल था, इसलिए उसका पूरा समय
विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हो गया। दोस्तों, 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसी के एक सरदार सरवर उल मुल्क ने एक षड्यंत्र द्वारा मुबारक शाह की हत्या करवा दी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली सल्तनत में अराजकता और कुव्यवस्था फैल गई थी। जौनपुर के शासक ने सल्तनत के कई जिलों को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, यहाँ तक कि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने तो दिल्ली पर ही आक्रमण करने का साहस कर लिया। उस समय लाहौर और मुल्तान के शासक बहलोल खान लोधी ने सुल्तान की मदद की, जिससे खुश होकर सुल्तान ने उसे खाने खाना की उपाधि दी, साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर भी पुकारा। दोस्तों, मोहम्मद शाह की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी, यहाँ तक कि बहुत से अमीर उसके विरोधी हो गए थे। दोस्तों, 1444 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। दोस्तों, आलम शाह सबसे अयोग्य शासक साबित हुआ। दोस्तों, आलम शाह के काल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली शहर और उसके आसपास के कुछ गांवों तक ही सीमित रह गया। 1447 में आलम शाह बदायूं गया और उसे बदायूं इतना अच्छा लगा कि वह दिल्ली की जगह वहीं रहने लगा और धीरे धीरे वह वहां भोग विलास में डूब गया। दोस्तों, दिल्ली में किसी शासक के ना होने पर उसके मंत्री हमीद खान ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया, जिसने कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ समय तक बहलोल खान लोधी ने आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। दोस्तों, 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली का राज्य पूरी तरह से दे दिया और खुद बदायूं की जागीर में रहने लगा। वहीं पर 1476 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सैयद वंश का अंत हुआ और एक नए वंश की नींव पड़ी, वो थी लोधी वंश। दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में लोधी वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके नज़र में सैयद वंश में सबसे सफल राजा कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।